लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट करा था सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, जिसमें हमने सॉलिड एंड फ्लूइड दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगी। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं एंड आज समझते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आज का टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आखिर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती कौन सी है? तो ऐसी प्रॉपर्टीज या फिर मैं ऐसे बोलूँ ऐसे ट्रेट जो अपने आप को कब शो करते हैं, तब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएं और उस फोर्स के लगने की वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट में डिफरेंसेस या फिर डिफॉर्मेशन या फिर उसमें ब्रेकिंग या फिर फ्रैक्चर देखने को मिले। तो जब डिफॉर्मेशन ड्यू टू एनी फोर्स हो रहा है तो इस टाइप के ट्रेट्स और कैरेक्टर्स को ही हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी आती है इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी क्या होता है? यूजुअली हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं कि ये बॉडी ऐसी इलास्टिक है, ये इस टाइप से इलास्टिक है। तो अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, आइदर कंप्रेशन आइदर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, तो उस केस में बॉडी क्या होती है? स्ट्रेच हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। बट जब हम वो फोर्स को रिमूव करते हैं और बॉडी अपने ओरिजिनल फॉर्म को ही वापस रिस्टोर कर लेती है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। इजी वर्ड्स में बोले तो रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल फॉर्म when applied force is removed। जब हमने जो फोर्स अप्लाई कर रखा था उसे रिमूव कर दें और बॉडी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर कर लेती है, वही होती है इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी तभी तक एप्लीकेबल है जब तक बॉडी की इलास्टिक लिमिट रिस्टोर्ड है। इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम लिमिट जिस तक हम बॉडी को या तो स्ट्रेच कर सकते हैं या कंप्रेस। जैसे कि मैं बात करूं, सपोज हमने हमारा ये स्ट्रिंग लिया और इसमें एक हैवी ऑब्जेक्ट नीचे टंगा दिया। अब क्या होगा? ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं इस बॉल को हटा दूं तो फिर दोबारा से ओरिजिनल शेप अपनी रिस्टोर कर लेगा। बट अगर इन केस ये ऑब्जेक्ट ही टूट गया, ये स्ट्रिंग टूट गई, तो यानी कि यहाँ पे इलास्टिक लिमिट हो गई क्रॉस। अगर ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई तो इलास्टिसिटी भी ऑब्जेक्ट की खत्म हो जाती है। आई होप आपको इलास्टिसिटी समझ आया होगा। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्लास्टिसिटी। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है बॉडी का डिफॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइड फोर्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्ले की। अगर मैं एग्जांपल लूं या फिर एग्जांपल भी बाद में समझते हैं, पहले लिखते हैं कि डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स। डिफॉर्मेशन भी कैसा है? परमानेंट डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन भी ऐसा जो दोबारा से उसकी शेप को सही ना करा जा सके। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लें तो क्ले क्या करते हैं? हमने सपोज कोई क्ले ली और उसे अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर दिया। जब हमने उसे एक बार मोल्ड कर दिया, एक बार अपने हाथों से उसमें चेंजेस कर दिया, फिर फोर्स लगा दिया, तो वो प्लास्टिसिटी शो कर, यानी कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गई है। वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप या फिर ओरिजिनल पैकेट में हम उसे नहीं डाल सकते क्योंकि हमने उसे डिफॉर्म कर दिया है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी ब्रिटलनेस। इसमें क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था डिफॉर्मेशन। इसमें होता है ब्रेक या फिर फ्रैक्चर, बट नॉट डिफॉर्मेशन। पहले वाले में चीज की शेप चेंज हो रही थी, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म से डिफॉर्म हो रही थी। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चीज या तो कंप्लीटली टूट जाएगी या फ्रैक्चर हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने कॉमन एग्जांपल देखा होगा, सेरेमिक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेरेमिक की टाइल्स होती हैं, वॉशिंग बेसिन होते हैं, या फिर मैं बात करूं ग्लास होता है। इनमें हल्का सा ही क्रैक आ जाए, क्या होता है? हल्का सा बिल्कुल मिनिमाइज हम लोगों ने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया, दो कांच के ग्लासों को आपस में थोड़ा सा ही ऐसे टच कर देना, तो वो क्या होगा? उनमें क्रैक आ जाएंगे, उनमें ब्रेक आ जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा। यही होती है ब्रिटलनेस। इसमें ऑब्जेक्ट डिफॉर्म नहीं होता बट कंप्लीटली या तो ब्रेक होगा या फिर फ्रैक्चर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फोर्थ आती है डक्टिलिटी। अभी डक्टिलिटी क्या होता है? तो किसी ऑब्जेक्ट को मेटल वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि कन्वर्जन या कन्वर्टिंग
इनटू मेटल वायर। वायर कैसे? आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड के तार, गोल्ड की ब्रिक से हम लोग गोल्ड के पतले पतले तार बना देते हैं, या फिर कॉपर प्लेट से हम लोग कॉपर वायर्स बना देते हैं। वही एग्जाम्पल होते हैं डक्टिलिटी के। हमने एक प्रॉपर मेटल ब्लॉक से उसे वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी के सिमिलर एक और आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, इसमें क्या होता है? इसमें कन्वर्जन होता है मेटल शीट्स में। जैसे कि एग्जांपल लें तो इसके कॉमन एग्जांपल होते हैं एल्यूमिनियम और गोल्ड। वही अगेन गोल्ड बार से हम लोग गोल्ड वायर बनाते हैं तो गोल्ड शीट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि हम गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, या फिर एल्यूमिनियम ब्लॉक से हम लोग एल्यूमिनियम बड़ी बड़ी शीट्स बना सकते हैं। तो वही आते हैं डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में। आई होप अभी तक आपको ये वाले फैक्टर समझ आए होंगे। इसके बाद फर्दर डिस्कशन करते हैं। और फैक्टर्स देखें और प्रॉपर्टीज, नॉट फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी टफनेस। अब ये टफनेस क्या होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक स्मिथ का काम क्या होता है, वो मेटल रॉड्स को गर्म करते हैं और उनको अलग अलग शेप में, या फिर उन्हें जब तक मेटल रॉड बिल्कुल गर्म होके रेड नहीं हो जाती, उस रेड हो जाने के बाद वो उसको मोल्ड कर सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में कर सकते हैं, कंप्लीटली स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं और एनर्जी देने के बाद वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म्स। मतलब ऑब्जेक्ट ने पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और फिर वो ऑब्जेक्ट हो गया डिफॉर्म। ये होता है हमारा टफनेस। जैसे कि एग्जाम्पल ले, वही ब्लैक स्मिथ वाला एग्जाम्पल, मेटल रॉड को हीट करा, गरम करा, और जब वो कंप्लीटली रेड हो गई तो उसे घुमा दिया, स्ट्रेच कर दिया, या फिर उसके साथ हमने कुछ भी कर दिया। ये थी टफनेस। इसी के बाद एक आता है हमारा, एक और प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। अब ये हार्डनेस क्या होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना होगा कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, या फिर मैं रबर के कंपैरिजन में बोलूं या किसी और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बोलूं तो डायमंड इज मोर हार्डर देन रबर। तो हार्डनेस का एक्चुअली मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फोर्स या फिर डिफॉर्मेशन। अगर मैं इसे बोलूं तो ये होता है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, या फिर मैं बोलूं स्क्रैचिंग। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं डायमंड का, तो आप डायमंड पे बहुत अच्छा खासा फोर्स लगाना, उस पर अच्छा खासा लोड रख देना, बट तब भी वो क्या होगा? वो टूटेगा नहीं, वो जल्दी से टूटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो टूटता नहीं है, वो टूटता है, बट अगर मैं उसे रबर के कंपैरिजन में देखूं तो रबर पे फोर्स लगाने से जल्दी से रबर डिफॉर्म हो जाएगी, बट डायमंड इतनी जल्दी डिफॉर्म नहीं होता। वो डिफॉर्मेशन या फिर अपने ऊपर स्क्रैच लगने से एक रेजिस्टेंस को शो करता है, यानी कि एक रुकावट दिखाता है। वही रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन कहलाता है हार्डनेस। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डायमंड इज हार्डेस्ट, या फिर रबर के कंपैरिजन बोले तो हार्डर देन रबर। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। यहां पे था रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, यहां पे भी वही है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन बट अंडर स्ट्रेस। मतलब यहां पे हमने स्पेसिफिकली बात कर ली स्ट्रेस की। तो आप लोगों को जनरली लगता होगा कि स्ट्रेस एक फोर्स है। एक्चुअली ये फोर्स तो है, बट एक इंटरनल रेजिस्टेंस किसी तरीके से इसे ज्यादा देखा जाता है। स्ट्रेस के बारे में हम ज्यादा अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो अभी सिर्फ स्ट्रेंथ को समझते हैं। तो अगर किसी बॉडी पे स्ट्रेस लग रहा है तो उस स्ट्रेस के रोकने की क्षमता या फिर उसे रेजिस्टेंस हम कितना शो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। जैसे कि मैं बोलूँ तो स्टील इज मोर स्ट्रेंथर देन रबर। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्टील में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, या फिर हमारे जो कॉन्क्रीट पिलर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं अपने पास। तो वही होती है स्ट्रेंथ, कि हम किसी स्ट्रेस को कितना झेल सकते हैं या फिर कितना रेजिस्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ देख लेते हैं, जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं कि कोई बॉडी स्ट्रेच हो रही है उस केस में स्ट्रेंथ होता है,
या फिर इसमें जब बॉडी कंप्रेस हो रही है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो रही है। तो वो इसमें टाइप्स के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेशन स्ट्रेंथ। इसमें जब बॉडी स्ट्रेच हो रही है तो वो कितना रेजिस्टेंस कर रही है, और जब बॉडी कंप्रेस हो रही है तो कितना रेजिस्टेंस कर रही है। आई होप आप लोगों को स्ट्रेंथ समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फैटीग। अबे फैटीग क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा किसी चीज को बार बार आप एक रिपीटेड साइकिल में यूज करो, जैसे कि मैं बोलूं किसी मशीन को चलाओ फिर रोक दो, फिर चलाओ फिर रोक दो, तो टाइम के साथ वो मशीन डिग्रेड हो जाएगी और वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, या वो खराब हो जाएगी या फिर वो काम करना बंद कर देगी। उसी को हम लोग बोलते हैं फैटीग, कि मतलब कंटिन्यूअस लोडिंग एंड अनलोडिंग साइकिल की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है खराब, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फैटीग। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लें तो एयरक्राफ्ट विंग, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। विंग क्या होता है? लैंडिंग, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे उसके विंग्स बार बार एक्टिव होते हैं, जिसमें कि पहले विंग्स खुलते हैं फिर बंद होते हैं फिर खुलते हैं, खुलते बंद होते हैं, मतलब उनमें फ्लैप फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमारा एयरक्राफ्ट है, इसमें फ्लैप फॉर्मेशन होती है, थोड़ा अजीब सा है। सपोज ये एयरक्राफ्ट का विंग है और इसमें ना फ्लैप फॉर्मेशन होती है, तो ये पहले खुलेंगे फिर बंद होंगे, फिर खुलेंगे फिर बंद होंगे। तो इस केस में क्या होता है, इस लोडिंग, इसे हम एक तरीके से लोडिंग अनलोडिंग साइकिल कंसिडर करते हैं। तो इसके कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से विंग एक टाइम पे इसके ये मशीन काम करना बंद कर देगी। इसी को हम लोग बोलते हैं फैटीग। कंटिन्यूस अनलोडिंग लोडिंग साइकिल की वजह से हमारी मशीन हो गई खराब, या फिर उसने काम करना कर दिया बंद। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट पे हेवी लोड रखो और उसे बहुत टाइम तक रखे रखो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी लिमिट डिग्रेड हो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, वुडन बुक शेल्फ, हमारी एक वुडन बुक शेल्फ है जिसमें हमने बहुत लंबे टाइम से अपनी बहुत सारी बुक्स रख रखी हैं, यानी कि इसमें हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, हमने उस ऑब्जेक्ट पर रख रखा है हैवी लोड। तो क्या होगा, विद टाइम, स्पेसिफिकली टाइम के साथ, वो लोड की वजह से वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा खराब और वो ऑब्जेक्ट जाएगा टूट। यानी कि हमारी वुडन बुक शेल्फ हेवी लोड की वजह से बहुत लंबे टाइम के बाद या फिर बहुत लंबे समय से जो उस लोड को झेल रही है, एक टाइम के बाद वो टूट जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रीप। और यही 10 होती है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके आगे हम लोग 2 प्रॉपर्टीज और कंसिडर करते हैं, जिसमें कि हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड उससे रिलेटेड कुछ और प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।